नमस्कार। आपका बात 25सी में स्वागत है। तो बात 25सी में हम बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। बेरोजगारी, रोजगार, कोचिंग, उद्योग, शिक्षा, सिर्फ इसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे देश के महान महान लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप बेरोजगार हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कानून तोड़ सकते हैं, आप पार्लियामेंट में घुस सकते हैं, वहाँ पे कूद करके 20 फुट ऊपर से कूद करके हमला करने की कंडीशन में आ सकते हैं, क्योंकि आप बेरोजगार हैं। क्योंकि आप बेरोजगार हैं, आप किसी के यहाँ डाका भी डाल सकते हैं। शायद भी ये भी एक डाका है, एक आतंकवादी हमला है संसद पे, और उस पर ही बताया जा रहा है कि ये बेचारे बेरोजगार हैं। एक 42 साल की महिला है जिसके पास एक पूरी लिस्ट है डिग्रियों की, लेकिन वो है कौन? वो वास्तव में तो देखिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। क्योंकि इतने सारे लोग, कोई हरियाणा से चला आ रहा है, कोई यूपी से चला आ रहा है, कोई बंगाल से, और फिर उसके बाद में बेंगलोर, कर्नाटक, और पता नहीं कहाँ कहाँ से इतने सारे लोग आपस में मिल कैसे रहे हैं। और उनके पास रिसोर्सेज क्या है, पता नहीं कितने हजार गए फोन तो चला दिए गए। लेकिन हमारे देश के महान नेता, महान बुद्धिजीवी कह रहे हैं बेरोजगारी की समस्या समाधान करना चाहिए, वो हम ही कर सकते हैं। तो खैर, वो तो एक वास्तविक स्थिति है जो हमारे सामने विद्रूपता से ये है, बहुत ही घटिया तरीके से सामने आ रही है। लोगों के चरित्र सामने आ रहे हैं और हम बेबस होकर देख रहे हैं। कोई बात नहीं है, जनता उनको सजा देती आई है, आगे भी देती रहेगी। लेकिन यह हो क्या रहा है? हमारे यहाँ कोई पियोन की पोस्ट निकलती है। अब देखिए साहब, यूपी में 62 पियोन की चपरासी की पोस्ट निकली। पोस्ट चपरासी का काम होता है। अब बाहर की दुनिया में कितना है हमने तो कभी देखा नहीं वहाँ पे, जो भी कुछ छोटा मोटा अनुभव है। लेकिन भारत में कोई यूपी में 62 पोस्ट निकली थी पियोन की, है ना। तो ये सरकारी पोस्ट है, इसमें करीब तनख्वाह की शुरुआत करीब होती है 20-25 हज़ार से, ऐसा मानते हैं। उसके लिए देखिए 50,000 ग्रेजुएट ने अप्लाई किया। पोस्ट ग्रेजुएट 38,000 पोस्ट ग्रेजुएट आ गए, और पीएचडी भी कम नहीं रहे, 3700 के करीब, यानी कि 4,000 के करीब पीएचडी वाले लोग भी जो है वो पियोन बनना चाहते हैं। तो ये ऐसा क्या है इसमें? क्योंकि हमारे ये माना जाता है कि सरकारी नौकरी जिसने कर ली उसको 50 तरह के तो बेनिफिट हैं, उसको बैंक भी लोन आसानी से देंगे क्योंकि पक्की नौकरी है ना, और बड़ी शांति की नौकरी है। अब कुल मिला के बात ये भी है कि कई विशेषज्ञों का कहना है, और आप हम भी देख सकते हैं कि किसी भी महान सरकारी विभाग में कितने लोग काम करते हैं। एक एग्जाम्पल है कि जो पासपोर्ट की एप्लीकेशन दी जाती है या कि पैन कार्ड की एप्लीकेशन है, उसमें जो टीसीएस है जो जिसका प्रोसेस करती है, उसके अंदर जो टीसीएस का पूरा सिस्टम तो 30 मिनट में उसको काम कर देता है। लेकिन इस मामले में जब सरकारी अमला बीच में आ जाता है तो उसमें कहते हैं कि 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो ये एक रेशो हम ले सकते हैं कि जो काम प्राइवेट सेक्टर में आधा घंटे में होगा वो सरकारी क्षेत्र में कम से कम 3-4 गुने ज़्यादा टाइम लगेंगे। यानी कि कोई प्रोजेक्ट अगर कोई 3 महीने में कंप्लीट होने वाला है तो वहाँ पे 1.5 साल तो आराम से लग जाएगा। अब इसमें क्यों है कि उसमें बहुत सारे कारण हैं, उसमें हम नहीं जाते हैं। हम तो ये पागलपन जो है जो देश में इसमें फैला के पूरी तरह से पसरा दिया गया है, जन जन में पसरा दिया है कि हमें सरकारी नौकरी हमारे बच्चे करेंगे तभी उनका कुछ कल्याण होगा और पूरा जीवन आराम से काटेंगे। और यही वो लोग हैं जो भी छोटे मोटे रोजगार हैं, जैसे ठेला लगाना है, हम ये नहीं करें ठेला लगाना, चाय बनाना, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग एमबीए, इंजीनियर, पोस्ट ग्रेजुएट, अपने हिसाब से उन्हें चाय बनाना पसंद है, उन्हें खाना बनाना पसंद है, तो वो भी वो कर रहे हैं। और बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं कि एक इंजीनियर जो कि उसने बस को कन्वर्ट करके उसमें वो सब्जी बेच रहा है,
और उसका कहना है कि मैं अगले 3-4-5 साल में इस जयपुर शहर में कम से कम 3-4 बस मेरी चलेगी और कुछ मेरे साथ साथी आज और आ जाए। तो यानी कि वो क्या कर रहा है, इज वेजिटेबल वेंडर, वेंडरिंग की काम कर रहा है, उसको एक वैल्यू एडिशन मिल रहा है, वो अपने सारे खर्चे भी निकाल रहा है और एक उद्यमी का काम भी कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ उद्यमी को चोर माना जाता है। देश के बड़े बड़े जो उद्यमी हैं उनको हमारे देश का राजनीतिक तंत्र एक विशेष तरह का तंत्र, जिसमें मुख्य रूप से वामपंथी समाजवादी किस्म के जीव हैं, वो उनको गाली देते आए हैं। यानी कि इस देश में अगर कोई समस्या है तो व्यापारियों के, उद्यमियों के कारण है। अगर सब कुछ सरकार में हो जाए, यानी कि एयर इंडिया जब सरकार में थी, पहली तो बात यह है कि जे.आर.डी. टाटा ने उसको 1932 में स्थापित किया था। आज़ादी होने के बाद में 1953 में हमारे नेहरू चाचा ने उसको बिना जे.आर.डी. टाटा से बात किए हुए उसको तुरंत ही नेशनलाइज कर दिया। यानी कि अब वो सरकारी तंत्र बन गया, उसमें उनको रखा गया काफी दिन तक। लेकिन अंत में परिस्थिति ये हुई कि यही एयर इंडिया रोज 25 करोड़ रुपए का चूना लगा रही थी जनता के, और हमारे देश के नेता और पूरा सिस्टम इसको कम से कम 20 साल तक झेलता रहा। रोज 25 करोड़ रुपए जनता के जाते रहे, लेकिन ये पब्लिक सेक्टर का एयर इंडिया चलता रहा। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। अंत के अंदर फिर उसको टाटा को वापस जाना पड़ा। अब वो चल रहे हैं, उन्होंने इतने सारे प्लेन का जो है वो ऑर्डर दे दिया है। तो इतने सारे प्लेन का ऑर्डर दे दिया, सारी ही देश की कंपनियों ने दे दिया। इसका मतलब कि विमान से उड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब कि उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। और देखिए तो 1914 में जो 1.3 ट्रिलियन डॉलर की जो हमारी जीडीपी थी वो बढ़ के 3.8 हो गई है। वो डबल से ज्यादा तो हो ही गई है ना। उसको कोई अर्थ होता है नहीं होता है, उसमें बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लग जाते हैं। उन ज्ञानियों का कहना है कि देश की जीडीपी बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि किसी परिवार में अगर इनकम महीने में जो है वो 30,000 की हो रही है और एक दूसरा परिवार है वहां पे 1 लाख की हो रही है, तो हमारे ज्ञानियों के हिसाब से इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम वास्तविकता से जानते हैं, मानते हैं कि दोनों में क्या फर्क पड़ता है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि हमारे इस देश की व्यवस्था ने, हमारे राजनीतिज्ञों ने, हमारे अफसरों ने, हमारे समाज ने और पेरेंट्स ने भी, यानी कि अभिभावकों ने एक बच्चों का जीवन छीन लिया है। करीब करीब उनसे 8 से 10 साल, यानी कि 8वीं क्लास से देखिए IIT जी की तैयारी कर रहा है। कितनी सीट है उसकी, लाखों लोग जो है वो कोचिंग कर रहे हैं। कितनी सीट है सरकार के अंदर, कितने जॉब है सरकार में, 1-2-2.5 करोड़ है ना। तो वो कितने लोगों को जॉब दे सकते हैं हर साल में, कितने लोग रिटायर हो रहे हैं। लेकिन पूरा एक पागलपन का तंत्र लग गया है जो कि लोगों के 5 से 10 साल जो है वो उसमें बर्बाद करता है। और एक और मैं अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ कि एक बार मुझे एमटेक के जो मौखिक परीक्षा है उसके लिए बुलाया गया। एक रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई थी, एमटेक के स्टूडेंट थे, 7-8 स्टूडेंट थे। और विश्वविद्यालय का नाम लेना जरूरी नहीं क्योंकि कमोबेश अधिकतर में यही हालत है। मैंने एक सिंपल सा प्रश्न उन सबसे अलग अलग पूछा। वो सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर जो है ना वो एमटेक कर रहे थे। उनको मैंने पूछा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रैंकशाफ्ट इन अ पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। अब जो इंजीनियरिंग से संबंधित है वो लोग जानते हैं और दूसरे भी जो संबंधित हैं, जो सामान्य ज्ञान रखते हैं, वो इसका उत्तर बड़ा आसान है कि डीजल में पेट्रोल में कोई फर्क नहीं है। लेकिन सिर्फ एक लड़के ने ये उत्तर दिया। तो जब हमारी इंजीनियरिंग शिक्षा का ये हाल है कि एमटेक के बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये नहीं मालूम है कि किसी पेट्रोल इंजन में या कि डीजल इंजन में क्रैंकशाफ्ट का क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, तो हम फिर क्या करेंगे। यानी कि बेसिक तो यही है ना कि बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है कि भाई रेसिप्रोकेटिंग यानी कि लीनियर मोशन को रोटरी मोशन को बदलने में उसका मुख्य कारण है। लेकिन ये इतनी सी बात एमटेक के लोगों को मालूम नहीं है, तो फिर वो जॉब मार्केट में जाके क्या करेंगे। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब की कमी नहीं है, उनको
शिक्षित और उस स्किल सेट के, उस निपुणता के लोग नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी क्षेत्र में पियोन की 62 जॉब के लिए, 62 जॉब के लिए करीब 90,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये पूरे देश में सब इसी तरह का विचित्र सिस्टम चल रहा है, क्योंकि हमने पूरी शिक्षा क्या की है कि आराम से 7-8 साल कोचिंग कर लो, और कोचिंग होने के भी क्या क्या होता है, एक एग्जाम होने के भी बाद क्या होता है कि उसके बाद किधरों पेपर लीक हो जाता है। एक बार पेपर लीक हुआ, बच्चों ने दोबारा परीक्षा दी, फिर वो पेपर लीक हो गया। भाई ऐसे ऐसे है कि राजस्थान में कोई 19-20 बार पेपर लीक हो गया है। लाखों लोग उससे अफेक्टेड हो गए, उन लोगों को फिर कोचिंग में जाना पड़ा। तो कोचिंग इंडस्ट्री फल फूल रही है। जयपुर में तो कोचिंग हब भी बन गया है। यानी कि हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, कॉलेज की शिक्षा है, वो सिर्फ नाम मात्र की है। और क्योंकि आपको नौकरी लेने के लिए जो स्किल जो है वह क्लास में सिखाई नहीं जाती है, तो वो उसको करने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन है, उसमें आईएएस बनने की भी है ना, और आईआईटी की भी है, मतलब हर सरकारी जॉब के लिए है, और इन दोनों के लिए तो है ही। तो लोग अपने 10-10 साल, 8-8 साल, लाखों रुपए अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और उनको पता है, उनके अभिभावकों को पता है कि वो इस लायक नहीं है। भाई जिसने पूरे जीवन में कुछ ही प्रतिशत, तो फिर उस उच्च श्रेणी में आएगा कैसे? जिस व्यक्ति ने पूरे अपने शैक्षणिक काल में फर्स्ट 20 में नहीं आया, फर्स्ट 5 में नहीं आया, वो कुछ 0.5% में कैसे आ जाएगा? ये सीधी सी बातचीत ना स्टूडेंट खुद समझ रहा, क्योंकि उसको तो मजा आ रहा है, उसको घूमना फिरना लगा हुआ है, और उसके दिमाग में एक कीड़ा भी बिठा दिया गया है कि तेरा कल्याण तभी होगा जब तुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, या आईआईटी जी तू पास कर लेगा, या कोई आईएएस आईपीएस बन करके पूरी दुनिया पे डंडा चलाएगा, उन पर राज करेगा। बड़े बड़े से मकान होंगे, बड़ी गाड़ियां होंगी, लोग आगे पीछे घूमेंगे, और दुनिया भर के करोड़ों रुपए का, इसके अंदर दहेज भी शामिल है भारत में। तो इस तरह की विकृतियां हमारे समाज में, हमारी शैक्षणिक व्यवस्था में, हमारी नौकरी की व्यवस्था में, प्राइवेट सेक्टर को जॉब नहीं मिल रहे, इकोनॉमी बढ़ती चली जा रही है, एयरलाइन में कितने सारे जॉब आ रहे हैं, सामने देख लीजिए, लेकिन इसको बताए कौन? यहाँ तो सिर्फ राजनीतिक विमर्श बहुत ही घटिया किस्म के स्तर पे जो पहुंच चुका है, वो ये कह रहा है कि अगर कोई बेरोजगार है तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी घर पे डाका डाल सकता है, संसद में घुस करके कोई गैस छोड़ सकता है। यानी कि इस आतंकवादी किस्म के हमले का भी समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि हम कोई आपस में, हम जब हमारा जॉब आ जाएगा, हम कोई नौकरियों की जो है वो बरसात कर देंगे, और आप सबको जो है सरकारी नौकरी में बिठा देंगे। ऐसा वास्तविकता तो है नहीं, होने वाला है नहीं। लेकिन ये एक परिस्थिति है, एक विचित्र विवश और विशाल देश की ये एक वास्तविकता है। तो धन्यवाद, नमस्कार, ये बातचीत सुनने के लिए, कार्यक्रम देखने के लिए। तो हमें आशा है कि अनएम्प्लॉयमेंट, कोचिंग और एजुकेशन, और उसमें गड्ढमड करके बहुत सारी बातें जो थी, उसके ऊपर एक छोटी सी बातचीत हमने की, तो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।